Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So in this class we'll discuss some important questions related to information system banker. जैसा कि हमारा जो है वो आज मैं 9 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 11 को एग्ज़ाम है, ठीक है। यदि इसमें से 2 4 5 नंबर का भी क्वेश्चन मान लीजिए मैच कर जाता है तो विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो मान लीजिए इनका नहीं होता है ISP में ना, मतलब 60 मार्क्स पासिंग मार्क्स है यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ कि 55, 58, 59, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास जस्ट स्मॉल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू कि यदि आपको कोई भी इशू आ रहा है ऐप में या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी चाहिए, आपके तरफ से कुछ सजेशन रिक्वेस्ट है, तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ओवर दिस नंबर। ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, दोनों नंबर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ SDLC, ठीक है। SDLC का पर्पस क्या है? देखिए, SDLC का पर्पस क्या है कि स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। आप सब जानते हैं कि SDLC क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एक तरीका है, एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीका हो, मतलब मेथड्स में से ये वन ऑफ द मेथड है, ठीक है। तो SDLC क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि यदि एक सॉफ्टवेयर मान लीजिए एक आपको बनाना है, सॉफ्टवेयर को बनाना है, डेवलप करना है, तो ठीक है, उसके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो प्रोसेस होता है ना, वो इसमें होता है, SDLC में होता है, ठीक है। आपने वाटरफॉल पढ़ा होगा, उसके बाद जैसे एजाइल है, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है ना। तो SDLC क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि हेल्प्स और क्रिएट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बाय फॉलोइंग डिफाइंड प्रोसेसेस, ठीक है। जो डिफाइंड प्रोसेस है उसको फॉलो करने से क्या होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें क्वालिटी आएगा। इम्प्रूव्स प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड टाइमलाइन, कॉस्ट इफिशियंसी, तो रिड्यूस कॉस्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग इशूज अर्ली, ठीक है। तो ये सब जो है वो SDLC का प्रॉफिट है, ठीक है। SDLC का पर्पस ये सब है कि SDLC क्यों फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब है कि एक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट अप्रोच मिलता है, क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सही से होगा और कॉस्ट इफिशियंसी होगी, ठीक है। SDLC जो है वाटरफॉल हो गया, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, प्रोटोटाइप मॉडल होता है, एजाइल होता है, तो बहुत सारा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ लाइन ग्रैबिंग टेक्निक। तो लाइन ग्रैबिंग टेक्निक जो है ना, ये एक हैकिंग टेक्निक है जहाँ पे अटैकर क्या करता है कि कम्युनिकेशन लाइन और चैनल को कंट्रोल करने लगता है, उसको हैक कर लेता है, ठीक है। और एक बार हैक कर लिया तो उसका जो मर्जी वो करेगा, वो ईव्सड्रॉप कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? अटैक ऑन फोन लाइन्स, इंटरनेट कनेक्शन एंड डेटा नेटवर्क। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो हम लोग इंक्रिप्शन यूज़ करेंगे, सिक्योर प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, मॉनिटरिंग टूल होना चाहिए हमारे पास कम्युनिकेशन लाइंस के लिए, तो ये होगा। तो लाइन ग्रैबिंग टेक्निक क्या है? तो एक हैकर टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन लाइन को टेक ओवर कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है। RTO मोस्ट यूजफुल फॉर, RTO जो है वो, पहले RTO का फुल फॉर्म क्या है? तो रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। देखिए, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव का जो मेन यूज़ होता है ना, वो DR के टाइम में होता है, डिजास्टर रिकवरी के टाइम में होता है, ठीक है। कि एक बार मान लीजिए डिजास्टर आ गया तो कितना मैक्सिमम टाइम में हमारा जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज RTO, ठीक है। RTO क्या है कि मैक्सिमम टाइम अलॉट टू रिस्टोर ऑपरेशन आफ्टर अ फेलियर। क्या है कि हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर डिजास्टर रिकवरी, इंश्योर क्रिटिकल सर्विसेज और सिस्टम आर बैक ऑनलाइन विद इन एन एक्सेप्टेबल टाइम, प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोलॉन्ग डाउन टाइम एंड बिजनेस लॉसेज। आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कोल्ड साइट, हॉट साइट, वार्म साइट, ठीक है, तो जो सबसे अच्छा साइट होता है, ठीक है, हॉट, तो ठीक है, वहाँ पे क्या है कि ऑपरेशन जो है विद इन 10 मिनट्स भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो RTO क्या कि मैक्सिमम टाइम जो है वो, एक बार डिजास्टर आ गया तो रिकवर होकर नॉर्मल में लौटने के लिए कितना टाइम चाहिए नॉर्मल ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो दैट इज RTO। बेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या है कि मान लीजिए कि
हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या प्रोसेसेस या इन्वायरमेंट में जो मूव कर रहे होते हैं, तो दैट इज ट्रांजिशन। अब उस ट्रांजिशन को मैनेज कैसे करते हैं, तो क्या क्या कंट्रोल ले सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि चेंज और स्टेप क्या होंगे, डिफाइंड रोल्स होना चाहिए, असाइन क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर्स, टेस्टिंग, टेस्ट द न्यू सिस्टम बिफोर फुल इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग होना चाहिए न्यू सिस्टम पे एम्प्लॉयज़ का, और मॉनिटरिंग होना चाहिए कि कोई फर्दर इशूज यदि आएगा तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेज। देखिए सिक्योरिटी ब्रीचेज क्या है कि मान लीजिए कि एक सिस्टम को एक्सेस करने का सही तरीका है कि उसका जो ऑथोराइज्ड यूज़र है, उसको जो असाइंड यूज़र आईडी पासवर्ड है, उसका हेल्प से वो जो है वो सिस्टम में इन कर सकता है। ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई और दूसरे तरीके से अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, ठीक है, डैमेज अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता है कंप्यूटर का, या यूज़ करता है, या फिर कंप्यूटर सिस्टम और इसको डैमेज करता है, तो दैट इज सिक्योरिटी ब्रीचेज। ठीक है। ब्रीच मतलब इन कर जाना सिस्टम में। अब कैसे इन करना, मतलब आप एक लेजिटिमेट ऑथोराइज्ड यूजर नहीं भी है तो भी सिस्टम में इन कर जाना। ठीक है। सिक्योरिटी ब्रीचेज मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज और डैमेज। अनऑथराइज्ड एक्सेस एक हो गया, ठीक है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस एक हो गया। दूसरा जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड यूज़, और दूसरा डैमेज करना कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को। अब एग्जाम्पल क्या है कंप्यूटर सिस्टम ब्रीचेज का, तो हैकिंग इनटू नेटवर्क, इंस्टॉलिंग मैलवेयर लाइक वायरस और रैंसमवेयर, स्टीलिंग सेंसिटिव डेटा। इम्पैक्ट क्या होगा, तो डेटा लॉस होगा। यदि रैंसमवेयर डालेगा या मैलवेयर डालेगा तो क्या होगा, फिनेंशियल डैमेज होगा। एक बार सिस्टम आपका डाउन हो गया तो ट्रस्ट भी होगा ना, कि आपका कस्टमर जो है वो आप में ट्रस्ट लूज करेगा। प्रिवेंशन क्या है कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और रेगुलर अपडेट। तो ये सब करने से क्या होगा कि हम ब्रीचेज को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ISMS ISO 27009। देखिए ये जो हमारा ISMS है ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो 27001 है ना, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है किसके लिए, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। इंफॉर्मेशन ये सिक्योरिटी के लिए IS स्टैंडर्ड है ये। ISMS क्या है, तो ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी और प्रोसेस टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन। पर्पस क्या है, तो आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। CIA ट्राइड बोलते हैं ना, ये तीन चीज़ होता है ना, तीनों अलग अलग, ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथोरिटी, अवेलेबिलिटी। बिल्ड ट्रस्ट विथ क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो ये ISMS का पर्पस जो है वो ये है। ठीक है। ISMS याद रखिएगा, तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेन काम होता है वो CISO का होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये डायरेक्ट बोर्ड को रिपोर्ट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या हाईएस्ट पर्सन को। ठीक है। और इसका एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी और होता है। ठीक है। जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ का कुछ आता है तो उसको कंप्लाई करना। ठीक है। जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको नहीं, ठीक है ना, बस इतना ही याद रखिए कि रेगुलेटरी बॉडी जो भी आता है का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको कंप्लाई करना। ठीक है। गवर्नेंस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंश्योर पॉलिसीज अलाइन विथ बिजनेस गोल एंड कंप्लायंस, एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस। कि जो भी हमारा पॉलिसीज़ है, ठीक है, वो हमारा बिजनेस गोल के अकॉर्डिंग ही उसी के अनुसार अलाइन रहे। ठीक है। और एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस। हमारा क्वेश्चन बस इतना था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस कौन ले डाउन करता है, तो दैट इज डन बाय CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। व्हाट इज बेसल IS सिक्योरिटी। देखिए बेसल क्या है, तो बेसिक इनहेंस सिक्योरिटी फॉर लार्ज सिस्टम, बेसिक इनहेंस सिक्योरिटी फॉर लार्ज सिस्टम। तो ये फोकस क्या करता है, ऑन सिक्योरिंग लार्ज कंप्यूटर सिस्टम विद एडिशनल मेजर्स। की फीचर्स क्या क्या है, प्रोटेक्ट लार्ज स्केल सिस्टम विद एडवांस टूल, इंक्लूड ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल, ये तीनों इंश्योर करता है। एड्रेस रिस्क स्पेसिफिक टू लार्ज सिस्टम एंड इंटरप्राइजेज, एड्रेसेज रिस्क कि लार्ज सिस्टम जो है उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। की फीचर यही है कि ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल, इस तीनों पे ध्यान दिया जाता है। तो बेसल IS सिक्योरिटी क्या है कि लार्ज सिस्टम में आप कैसे सिक्योरिटी को जो है इंश्योर करोगे। व्हाट इज नॉन रेपुडिएशन। देखिए नॉन रेपुडिएशन का एक ही मतलब होता है, मान लीजिए कि A जो है वो B को डेटा भेजा, A B को डेटा भेज रहा है। अब एक बार B को चला गया ना, तो A मना नहीं कर सकता कि भाई हम नहीं भेजे थे, हम नहीं भेजे थे, A भेजा है तो भेजा है।
इंश्योर दैट समवन कैन नॉट डिनाई सेंडिंग अ मैसेज और परफॉर्मिंग एन एक्शन। कुछ आप कर लिया है, ये मान लीजिए हम सिस्टम में जाके कुछ कुछ चेंज कर दिए, मान लीजिए, मतलब पता नहीं उसके पीछे पर्पस क्या है, आप बस किए तो आप जो है वो उसको मना नहीं कर पाओगे, ठीक है। नॉन रेपुडिएशन यही होता है, ठीक है। चलिए, नॉन रेपुडिएशन बस इतना ही याद रखना है। व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन IAS ऑडिट? तो आजकल IAS ऑडिट में लेटेस्ट ट्रेंड में क्या सब आ गया है, तो यूज़ ऑफ AI एंड ऑटोमेशन आ गया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग आ गया है, फोकस ऑन क्लाउड सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी ऑडिट, साइबर रिस्क असेसमेंट, तो ये सब होता है। यूज ऑफ AI एंड ऑटोमेशन से क्या है कि AI टूल्स हेल्प डिटेक्ट एनोमलीज फास्टर। रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या है, कंटिन्यूअस ऑडिटिंग इंस्टीड ऑफ पीरियोडिक चेक्स। फोकस ऑन क्लाउड सिक्योरिटी, ऑडिटिंग क्लाउड बेस्ड सिस्टम फॉर कंप्लायंस। डेटा प्राइवेसी ऑडिट, इंश्योरिंग अडेरेंस टू द रेगुलेटर लाइक GDPR। ये जो GDPR है ना, GDPR है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। ये EU जो यूरोपियन यूनियन है ना, रेगुलेशन, ठीक है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, कॉम्प्रहेंसिव प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है जो इनैक्ट करता है कौन, यूरोपियन यूनियन। ये 2018 में आया था। तो डेटा प्राइवेसी इंश्योर करना एज पर GDPR गाइडलाइंस, और साइबर रिस्क असेसमेंट, ऑडिटिंग सिस्टम फॉर वल्नरेबिलिटी टू मॉडर्न थ्रेट्स लाइक रैंसमवेयर। तो लेटेस्ट IAS ट्रेंड में यही है कि मान लीजिए जो नया कुछ आ रहा है तो उसको चेक करना कि भाई वो सिस्टम में नहीं है या उसके लिए कुछ लूप होल्स तो नहीं है, और जो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स है उसको भी देखते हैं, ठीक है। नया में हो गया AI देखेगा, रियल टाइम देखेगा, रैंसमवेयर चेक करेगा, तो ये सब है। वेयर डू राउटर एंड स्विच वर्क एट OSI लेयर? राउटर काम करता है आपको कहाँ पे, तो नेटवर्क लेयर पे, लेयर 3 पे। स्विच काम करता है लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे। बस इतना ही याद रखिए, राउटर नेटवर्क लेयर पे और स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉलिंग डिवाइसेस? कॉलबैक डिवाइसेस क्या होता है, इसको समझते हैं। तो कॉलबैक डिवाइस इज सिक्योरिटी टूल यूज्ड इन टेली कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम, दोनों जगह यूज होता है, टू वेरीफाई अ यूजर्स आइडेंटिटी बिफोर गेनिंग एक्सेस, बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस, ठीक है, बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। कैसे काम करता है, तो सबसे पहले होता है क्या कि यूज़र रिक्वेस्ट एक्सेस, तो यूज़र क्या करेगा, लॉगिन करेगा, एक्सेस सिस्टम या सिस्टम को एक्सेस करेगा। दूसरा क्या होता है, जैसे ये करता है तो सिस्टम डिस्कनेक्ट होगा और कॉल बैक करता है प्री रजिस्टर्ड नंबर पे, जो फ़ोन नंबर रहता है यूजर के उस नंबर पे। अब उसके बाद क्या हो गया कि एक बार यदि वहाँ से आंसर आ गया, द सिस्टम कॉल्स यू बैक एट अ प्री रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर टू वेरीफाई। आप सिस्टम को एंट्री कुछ दिए इंस्ट्रक्शन, तो सिस्टम जो है वो कॉल बैक करेगा आपके किसी नंबर पे, ठीक है। और वंस द कॉल इज कन्फर्म यू आर अलाउड एक्सेस। कॉलबैक डिवाइसेज कहाँ यूज होता है, तो टेली कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है ये। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अ प्रोटोटाइप मॉडल? तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है कि एक हम वर्किंग मॉडल बनाते हैं, फीडबैक फिर लेते हैं और फिर अगेन उसको डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार प्रोटोटाइप बना के देंगे, बार बार वो अप्रूव करता रहेगा, हाई कॉस्ट है। अब क्या है कि रिपीटेटिव आइट्रेशन से, मतलब एक बार बना के दिए, फिर बना के दिए, फिर बना के दिए, कॉस्ट इंक्रीज होगा। स्कोप क्रिप क्या है कि क्लाइंट में कीप एडिंग न्यू रिक्वायरमेंट, एक बार देंगे क्योंकि फाइनलाइज तो कुछ लिख में हो नहीं रहा है, लिख करके कि भाई ये देना है, आप एक मॉडल दिए, उसको कुछ बुरा लगा, कुछ अच्छा लगा, फिर कुछ ऐड करवा देगा, तो स्कोप क्रिप एंड मिसलीडिंग रिजल्ट्स। द प्रोटोटाइप में नोट रिप्रेजेंट द फाइनल प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस। मिसलीडिंग रिजल्ट कि मान लीजिए जो वो चाह रहा था, अब प्रोटोटाइप देख करके भी कुछ माइंड में आ रहा, तो जो उसे चाहिए था वो उसने बनवाया नहीं, तो ये डिसएडवांटेज है। विच डिवाइसेज हैज डेटा रिटेंशन पावर? देखिए, एक तो रोम हो गया, रिटेंस डेटा परमानेंटली। फ्लैश मेमोरी जो है यूज्ड इन USB ड्राइव एंड SSD फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, HDD में, और ये नॉन वोलाटाइल रैम में होता है। रैम सिर्फ ऐसा जहाँ नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि एक बार पावर चला गया तो उसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है। डेटा रिटेंशन इस सब में होता है, फ्लैश मेमोरी, रोम, हार्ड ड्राइव, NV रैम, ठीक है, इस सब में होता है। व्हाट इज स्ट्रेस टेस्ट? स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है ना कि आपका जो सिस्टम है वो अंडर एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, आपका जो सिस्टम है अंडर एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है। पर्पस क्या है,
तो पर्पस बस एक ही है कि आप जब एक बार स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हैं तो मान लीजिए हम लोग तब मतलब ये समझ जाते हैं कि जब मान लीजिए एक्सट्रीम लोड आएगा, हाई लोड आएगा, तो हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, बॉटलनेक्स क्या है, क्या अच्छा कर देंगे सिस्टम में, क्या बढ़ा देंगे, क्या और रिसोर्सेज ऐड कर देंगे कि ऐसे कंडीशंस में जो है आपका सिस्टम अच्छा काम करे। ठीक है, एग्जाम्पल में सिमुलेटिंग हैवी नेटवर्क ट्रैफिक ऑन सर्वर, टेस्टिंग एप्लीकेशन विथ मैक्सिमम यूजर लोड। ठीक है, तो ये सब हमारा जो है वो है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज डीडीएस। तो डीडीएस मतलब होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस फॉर्मेट। डीडीएस इज अ मिडलवेयर प्रोटोकॉल फॉर रियल टाइम डेटा एक्सचेंज। डीडीएस जो है ये एक मिडलवेयर प्रोटोकॉल है जो काम होता है रियल टाइम डेटा एक्सचेंज में। ठीक है, की फीचर क्या है, तो इंश्योर्स रिलायबल रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। और ये काम कहाँ करता है, तो आईओटी, ऑटोमेटेड व्हीकल्स एंड रोबोटिक्स में काम करता है। ठीक है, हमारे लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिमोट एक्सेस मल्टीपल डिवाइस सब सिस्टम। रिमोट एक्सेस मल्टीपल डिवाइस सब सिस्टम क्या है, a system enabling remote access to multiple devices from a single location. A system enabling remote access to multiple devices from a single location. तो ये क्या है कि फीचर क्या होगा, सपोर्ट रिमोट कंट्रोल ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज लाइक सर्वर, डेस्कटॉप, आईओटी गैजेट्स, प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। रिमोट मल्टीपल डिवाइस सब सिस्टम यही है कि भाई वहाँ से एक जगह से जो है वो मल्टीपल डिवाइस में जो है वो रिमोट एक्सेस को अलाउ कर सकता है एक ही लोकेशन से। पर्पस क्या है इसका, तो यूजफुल फॉर आईटी एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज सिस्टम अक्रॉस लोकेशंस। एग्जांपल क्या है कि यूजिंग वीपीएन और आरडीपी टूल टू एक्सेस डिवाइस इन अ नेटवर्क। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि इसका एग्जांपल है कि वीपीएन और आरडीपी टूल से हम लोग नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिए। सेक्शन 67 जो आईटी एक्ट का है, तो ये किससे रिलेटेड है कि ऑब्सीन मटेरियल यदि इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसमिट कर रहे हैं या पब्लिसाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, पब्लिश कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर भी पब्लिश करेंगे या फिर आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा और इम्प्रिजनमेंट होगा। पहली बार यदि कर रहे हैं तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है और 5 साल का सजा है। और यदि सेकेंड बार करेंगे तो वही 3 साल में 2 साल और जुड़ जाएगा, 5 साल हो जाएगा। अब फाइन जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है, 10 लाख हो जाएगा। What is the alternative if separation of duties can't be achieved? देखिए, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ क्या है कि इंश्योर नो सिंगल पर्सन कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोसेस। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ कांट बी अचीव। सेपरेशन ऑफ ड्यूटी क्या है कि मान लीजिए एक टीम में ही हर मेंबर का अपना अपना काम होता है ना। सेपरेशन ऑफ जो हमारा ये ना, व्हाट इज द अल्टरनेटिव इफ सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ कांट बी अचीव्ड। देखिए, सेपरेशन ऑफ ड्यूटी से तो मान लीजिए सब अलग अलग अपना है वो परफॉर्म करेगा। जहाँ पर ऐसा नहीं है ना, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो रेगुलर ऑडिट कराना पड़ेगा वर्क का, पीयर रिव्यू होगा, पीयर रिव्यूज़ ऑफ एक्शंस। ठीक है, कि जो हमारा पीयर लेवल पे है तो वो भी रिव्यू कर सकता है। एंड लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी की एक्चुअली कौन क्या कर रहा है, तो वो हमको लॉगिंग और मॉनिटरिंग से पता चल जाएगा। तो ये सब हम कर सकते हैं। What are the advantage of CAAT, Computer Assisted Audit Technique? तो टूल यूज्ड बाय ऑडिटर टू एग्जामिन इलेक्ट्रॉनिक डेटा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, तो ये ऑडिटर यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एग्जामिन करने के लिए। एडवांटेज क्या है इसका, तो इफिशियंसी है, स्पीड अप एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट्स, एक्यूरेसी, रिड्यूस मैनुअल एरर, वर्सेटिलिटी, वर्क ऑन डाइवर्स सिस्टम एंड एप्लीकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, आइडेंटिफाइज पैटर्न और एनोमलीज इंडिकेटिंग फ्रॉड, ऑडिटर प्रोवाइड अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट एक्शंस। तो CAAT का यूज़ ऑडिटर करता है। IS ऑडिटर फर्स्ट कंसर्न इन SLA रिव्यू। देखिए, SLA जब होता है ना, तो मुझे लगता है IS ऑडिटर हो या कोई ऑडिटर हो, सबसे पहला क्लॉज उसको देखना चाहिए राइट टू ऑडिट का क्लॉज। स्टैंडर्ड है राइट टू ऑडिट। मतलब क्या है कि जब भी SLA बनता है, मान लीजिए एक बैंक है, बैंक का एक वेंडर होगा मान लीजिए, जो उसको CBS एंड CBS प्लस सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, अब जैसे थर्ड पार्टी ऑडिटर लेंगे तो SLA पहले चेक करेगा आपके वेंडर के साथ, देखेगा कि राइट टू ऑडिट क्लॉज है कि नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है वो क्या क्या रहता है उसका कंसर्न, सबसे पहले रहता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, आर सर्विस लेवल डिफाइंड एंड मेजरेबल, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, इज डेटा प्रोटेक्शन क्लियरली स्टेटेड, कंप्लायंस, डज द SLA मीट लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड,
अब जैसे मान के चलिए कि एज पर NPCI जो है अल्टरनेट जो भी हमारा चैनल है उसका टेक्निकल डिक्लाइन, एक ट्रांजेक्शन जो है वो दो कारणों से डिक्लाइन होता है, एक TD और एक BD। टेक्निकल डिक्लाइन, बिजनेस डिक्लाइन। टेक्निकल डिक्लाइन मतलब सिस्टम के कारण, सिस्टम डाउन है, ठीक है आपका, या सिस्टम जो है वो सिस्टम के कारण यदि ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो रहा है तो दिस इज TD। BD होता है बिजनेस डिक्लाइन। जनरली ये करंट अकाउंट जो सेटलमेंट अकाउंट है, पैसा वैसा नहीं है या कुछ लिमिट विमिट ऊपर नीचे हो गया है, NDC लिमिट और ये सब, तो उसके कारण होता है, ठीक है। ये जो रेगुलेटरी क्लॉज हुआ, जैसे 1% से नीचे होना चाहिए डिक्लाइन रेट, TD डिक्लाइन रेट, तो ये सब सारा चीज़ भी चेक करेगा, ठीक है ना। IS ऑडिटर को देखना चाहिए कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। टर्मिनेशन क्लॉज भी होता है, आर द एग्जिस्टर क्लियर एंड फेयर, ये भी देखा जाता है कि हर SLA में एक टर्मिनेशन क्लॉज रहता ही रहता है किसी भी सर्विस में, और वो बैंक के फेवर में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यदि बैंक टर्मिनेट करेगा किसी वेंडर को तो बोलेगा मैं 1 महीना पहले नोटिस दूंगा, और यही यदि बोलेगा कि यदि वेंडर बताएगा तो वेंडर हमें 6 मंथ का नोटिस देगा कि हम दूसरा अरेंज कर सकें। तो ये सब चीज़ चलता रहता है। विच फॉर्म ऑफ एविडेंस आर कंसिडर्ड रिलायबल ड्यूरिंग IS ऑडिट और कंक्लूजन। रिलायबल देखिए क्या क्या हुआ ना, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जैसे पॉलिसी हो गया, लॉग्स हो गया, रिपोर्ट वेरीफाइड बाय ट्रस्टेड सोर्स, सिस्टम लॉग्स हो गया, फिजिकल एविडेंस है स्क्रीनशॉट फोटोज ये हो गया, और उसके बाद इंटरव्यूज़ तो होता ही है। जब भी ऑडिटर होता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट से तो पूछते हैं ना। तो ये सब जो है हमारा क्या है कि एविडेंस आर कंसिडर्ड रिलायबल एंड ड्यूरिंग IS ऑडिट कंक्लूजन। स्मार्ट कार्ड का एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए, जैसे दिल्ली में हम लोग यूज़ करते हैं ना मेट्रो कार्ड, स्मार्ट कार्ड। अब जैसे फास्ट टैग है तो यहाँ जहाँ पे ऑटोमेटिक टोल पेमेंट हो रहा है, एक तरीके का ये भी स्मार्ट कार्ड ही है। अब नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल्ड जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो ये सब भी जो है वो कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड की श्रेणी में ही आएंगे। व्हाट इज द लिस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस, क्या है लिस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस? एक ही है कि वैसा मतलब एविडेंस जिसमें मान लीजिए कि आप बस बोल के करते हो, फिजिकल एविडेंस कुछ नहीं रहता। जहाँ फिजिकल एविडेंस नहीं है तो वो लिस्ट रिलायबल एविडेंस माना जाता है, ठीक है। तो एविडेंस दैट इज सब्जेक्टिव और नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, जो सब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंटली जिसको वेरीफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो गया क्या कि ओरल स्टेटमेंट, वर्बल एश्योरेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, इंटरनली जनरेटेड रिपोर्ट, ओपिनियन विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डेटा। मतलब सिंपल, यदि आपके पास फिजिकल एविडेंस नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो लिस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस में वही सब आएगा। व्हेन आर सिस्टम ऑडिट ट्रेल्स यूज्ड, देखिए सिस्टम ऑडिट ट्रेल्स जो है वो मस्ट बी यूज्ड, मतलब होना चाहिए। ये है क्या कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टू ट्रैक अनऑथोराइज्ड एक्शंस, फ्रॉड डिटेक्शन, आइडेंटिफाइंग एनोमलीज और सस्पिशियस एक्टिविटीज, system audit trails, compliance, providing adherence to the regulatory requirement, accountability, recording user activities for audit purpose, and incident analysis and for understanding system failure or breaches. देखिए जो ऑडिट ट्रेल है ना, ऑडिट ट्रेल समझ लीजिए एक तरीके का लॉग फाइल समझ लीजिए, जहाँ पे सिस्टमैटिक ये दिया रहेगा क्या क्या इवेंट हुआ है। तो ऑडिट ट्रेल्स से हम क्या करते हैं, फ्रॉड डिटेक्ट करना हो, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, कंप्लाइंस करना है, अकाउंटेबिलिटी किसी को ठहराना है, इंसिडेंट को एनालिसिस करना है, तो हमें ऑडिट ट्रेल को जानना पड़ेगा। व्हाट इज रिस्क बेस्ड ऑडिट? देखिए एन ऑडिट अप्रोच फोकसिंग ऑन एरियाज विथ हाई रिस्क टू इंश्योर रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली। रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या है? तो एन ऑडिट अप्रोच फोकसिंग ऑन एरियाज विथ हायर रिस्क टू इंश्योर रिसोर्सेज आर यूज्ड। देखिए रिस्क बेस्ड ऑडिट क्या है? एन ऑडिट अप्रोच फोकसिंग ऑन एरियाज विथ हायर रिस्क टू इंश्योर रिसोर्सेज आर यूज्ड इफेक्टिवली, ठीक है। रिस्क बेस्ड ऑडिट समझ में आ गया? रिस्क बेस्ड ऑडिट में क्या होता है? The audit approach focuses on area with higher risk to ensure resources are used efficiently. की फीचर इसका क्या क्या है? रिस्क बेस्ड ऑडिट का सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उसके बाद दूसरा क्या कि असेस पोटेंशियल थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज, प्रोवाइड बेटर रिस्क मैनेजमेंट इनसाइट।
ये सब काम है हमारा रिस्क बेस्ड ऑडिट का, ठीक है। व्हाट इज कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा एंट्री? देखिए, इंश्योरिंग डेटा एंटर्ड इनटू सिस्टम इज एक्यूरेट एंड सिक्योर। सबसे पहले कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि वैलिडेशन करेंगे डेटा का। एक्सेस कंट्रोल क्या है कि लिमिट हु कैन इंटर और मॉडिफाई डेटा, ये भी होना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब सेपरेट डेटा एंट्री एंड अप्रूवल टास्क, एक मेकर एक चेकर, एक अपलोड कर दिया डेटा, दूसरा देखेगा भाई सही क्या है कि नहीं। ऑडिट ट्रेल्स होना चाहिए, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डेटा एंट्रीज एंड एक्शन, कौन किया तो बाद में हम लोग देख सकते हैं उसको। देखिए, इनपुट कंट्रोल का क्या मतलब है ना, ये जो आपका चैप्टर 14 था एसबी में, ठीक है, तो उसमें सिर्फ कंट्रोल ही है, वहीं पे इनपुट कंट्रोल था। देखिए, सबसे ज़्यादा इशूज कब आता है, जब आप सिस्टम में डेटा एंट्री कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इनपुट कंट्रोल हमारा क्या है कि मैकेनिज्म टू इंश्योर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा ड्यूरिंग इनपुट। मेन इनपुट कंट्रोल का काम यही है। अब क्या कि वैलिडेशन चेक करेगा, एरर मैसेज कि भाई इनकरेक्ट एंट्री किए हो, ड्रॉप डाउन मेनूज, मिनिमाइज एंट्री ड्रॉप्स, एंट्री एरर्स बाय प्रोवाइडिंग प्रीडिफाइंड ऑप्शंस, ऑथराइजेशन, रिस्ट्रिक्ट इनपुट टू ऑथराइज यूजर्स। पर्पस क्या है, तो प्रिवेंट एरर्स, फ्रॉड एंड ऑथराइज डेटा एंट्री। तो ये हमारा जो है, एक बार इनपुट कंट्रोल में क्या है, डेटा जब सिस्टम में इंटर कर रहा हो उस टाइम में ही यदि उसको एक्यूरेटली चेक कर लिया जाए बढ़िया से, तो आगे बहुत सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज बिजनेस कंटिन्यूटी ऑडिट? देखिए, बिजनेस कंटिन्यूटी ऑडिट में क्या है ना कि देखा जाता है कि जब कोई डिजास्टर होगा तो क्या बिजनेस जो है वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा एक डिसरप्शन के बाद। अब देखता क्या क्या है, तो बीसीपी रिवेट करता है कि बीसीपी कंटिन्यूटी प्लान है कि नहीं है, टेस्टिंग चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ कंटिजेंसी मेजर्स, गैप एनालिसिस करता है कि वीकनेस में कोई प्लान में कोई वीकनेस है, तो कंप्लाइंस चेक, इंश्योर अडेरेंस टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो ये सब जो है वो चेक होता है। देखिए, अब क्या है कि हमारा डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी में जो है वो क्या डिफरेंस है। देखिए, डिजास्टर रिकवरी क्या है कि आईटी सिस्टम और डेटा को रिस्टोर करना। बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है कि ये पूरा बिजनेस के बारे में बात करता है, ये सिर्फ आईटी के बारे में बात नहीं करता। स्कोप क्या है कि ये सिर्फ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से लिमिटेड है, लेकिन ये सारा क्रिटिकल बिजनेस फंक्शन को कवर करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो मिनिमाइज डाउन टाइम ऑफ सिस्टम, इंश्योर मिनिमम डिसरप्शन टू द सर्विस, ठीक है। टाइम फ्रेम तो ये शॉर्ट टर्म लेगा या लॉन्ग टर्म लेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, तो डेटा बैकअप्स और रिकवरिंग ऑफ सिस्टम सर्वर्स, रिस्टोरिंग सर्वर्स, और दूसरा है अल्टरनेट वर्क लोकेशन कम्युनिकेशन प्लान, मतलब अपने आप को जो एक्सपैंड कर रहा है कंपनी, मान लीजिए डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन और ये वो। तो जैसे क्या है ना, बिजनेस कंटिन्यूटी में क्या है कि जैसे हमारे पास एक अल्टरनेट वर्क लोकेशन होना चाहिए, ठीक है, और अल्टरनेट वर्क लोकेशन में हमेशा वो डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन, मतलब कहने का है कि 2 सिस्मिक जोन में होना चाहिए, एक जगह भूकंप हो दूसरे जगह नहीं आएगा, तो वहाँ पर हमारा रहना चाहिए, एक व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग कोल्ड, वार्म और हॉट साइड जो बोलते हैं, तो एक साइड वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये जिससे आप अपना ऑपरेशन जो है वो रिज्यूम कर सकें, ठीक है। व्हाट इज राइज मैनेजमेंट इन आईटी? तो राइज मतलब होता है रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी मैनेजमेंट इन आईटी। इसका पर्पस क्या है, तो इंश्योर्स आईटी सिस्टम आर डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी, सिक्योर एंड एफिशिएंट। की एस्पेक्ट इसका क्या है, तो रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी, ये इसका जो है वो की एस्पेक्ट है, ठीक है। व्हाट इज आईएस ऑडिट? तो आईएस ऑडिट क्या है, तो ए सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ आईटी सिस्टम प्रोसेसेस एंड कंट्रोल टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सिंपल, आज के टाइम में सारा कुछ तो डिजिटली होता है, यानी सिस्टम के यूज से होता है, तो एक ईयर में, वंस इन ईयर मतलब 12 मंथ पे जो है वो एक आईएस ऑडिट जो है वो कराना होता है कि आपका सिस्टम का सेहत ठीक रहे, आपका सिस्टम सही है, ठीक है। तो यदि आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो काफ़ी भारी भरकम है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स है। ए सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ आईटी सिस्टम्स, प्रोसेसेस, कंट्रोल्स टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये हमारा होता है आईएस ऑडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी?
देखिए, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज एंड डिस्क्लोजर, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन, दिस इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 3 होता है। CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, कि भाई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ही आदमी के पास ही इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब डेटा चेंज नहीं हो एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अवेलेबिलिटी मतलब आपके पास डेटा हमेशा हो जब भी आप कहीं पे हो, ठीक है, तो दैट इज अवेलेबिलिटी। व्हाट आर डेटा वेयर हाउस कैरेक्टरिस्टिक, ये याद रखिएगा हमेशा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल, टाइम वेरिएंट, ठीक है ना। डेटा वेयर हाउस, तो डेटा वेयर हाउस क्या है कि एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पर्पस। ये चारों जरूर याद रखिएगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वोलेटाइल, टाइम वेरिएंट। मतलब जो डेटा वेयर हाउस में डेटा जो रहता है सबसे पहले सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी किसी स्पेसिफिक बिजनेस एरियाज के ऊपर में वो डेटा रहेगा। इंटीग्रेटेड मतलब डिफरेंट सोर्सेज से पुल करके वो डेटा हम लोग लाते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या है कि डेटा एक स्टेबल है और फ्रिक्वेंटली अपडेटेड जो है वो नहीं होगा, डेटा वेयर हाउस में वही जाता है। टाइम वेरिएंट में क्या है कि स्टोर्स हिस्टोरिकल डेटा फॉर ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा को सेव करके रखना पड़ेगा जिससे हम ट्रेंड एनालिसिस को देख पाए। व्हाट आर द रिकवरी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। व्हाट आर द कंप्यूटर सिक्योरिटी विचेस, ये भी हम लोग कर चुके हैं ऊपर में ही। डेटा क्लीनिंग क्या है, देखिए डेटा क्लीनिंग क्या है ना, जनरली हम लोग जब डेटा वेयर हाउस में डेटा को डालते हैं तो उसमें ही ये सब है ऑप्शन, ठीक है। क्लीनिंग, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स, ठीक है, इन डेटा सेट टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। तो डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट एंट्री को हटाना, स्टैंडर्डाइजिंग फॉर्मेट करना, आइडेंटिफाइंग और हैंडलिंग आउट जो आउटलायर्स है वो। पर्पस क्या है हमारा डेटा क्लीनिंग का, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी फॉर बेटर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज कस्टोडियन, कस्टोडियन क्या है कि मान लीजिए जैसे बैंक है और तो पब्लिक के पैसे का वो कस्टोडियन ही न है, उसी तरह मान लीजिए यदि आप आधार डेटा बैंक लिया हुआ है तो वो एक तरीके से आधार डेटा का कस्टोडियन है, ठीक है। आप कस्टोडियन का एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लीजिए। एंड कस्टोडियम an individual और टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग और सेफगार्डिंग डेटा और एसेट, तो वो हो गया कस्टोडियन। तो इंश्योर डेटा इज स्टोर्ड सिक्योरली, इम्प्लीमेंट बैकअप एंड रिकवरी मेजर एंड फॉलो पॉलिसी सेटअप बाय डेटा ओनर्स, तो ये होता है हमारा कस्टोडियन का डेफिनेशन, ठीक है, कि इंडिविजुअल या टीम जो है वो डेटा को मैनेज और सेफगार्ड डेटा या एसेट को करने के लिए जो वो है। अडोल मेन इसका हो गया कि इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट बैकअप एंड रिकवरी मेजर, फॉलो पॉलिसी सेट बाय द डेटा ओनर्स, तो ये सब जो है वो इसमें जाएगा। व्हाट इज नेटवर्क फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल, देखिए फायरवॉल तो आप सब जानते हैं क्या होता है, ए सिक्योरिटी डिवाइस और सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, तो ये हो गया हमारा नेटवर्क फायरवॉल। फंक्शन क्या क्या करता है ये देखिए, ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, फिल्टर ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड रूल, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैलवेयर, ये सब कुछ है नहीं इसमें। टाइप्स क्या है, हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, क्लाउड फायरवॉल भी आजकल होता है, ठीक है। व्हाट इज एन अटैक दैट कांट बी सेफगार्ड, तो जो जीरो डे अटैक है वो हो गया ये सोशल इंजीनियरिंग, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, सबसे पहली बात ये है जीरो डे अटैक, ठीक है। तो जीरो डे अटैक क्या होता है एक्चुअली में कि यदि आपके सिस्टम में कुछ ग्लीच या कुछ ऐसा बचा हुआ है तो एक्सप्लॉइट अननोन सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, दैट इज जीरो डे अटैक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल बेसिक ऐप। देखिए एप्लीकेशन और सिस्टम दैट मैनेजेज और रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू रिसोर्सेज बेस्ड ऑन यूजर रोल और परमिशन, ठीक है, तो ये हो गया एक्सेस कंट्रोल ऐप। की में क्या है, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब कि यूजर भाई जिसको पासवर्ड दिए थे वो है कि नहीं है, और ऑथोराइजेशन मतलब कि यूजर एक बार सिस्टम में तो एंट्री कर गया लेकिन उसको क्या क्या करने का ऑथोराइजेशन है, ऑथोराइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, लॉगिन सिस्टम ऑन वेबसाइट, रोल बेस्ड एक्सेस इन कॉर्पोरेट IT सिस्टम, अप्स लाइक गूगल वर्कशॉप एंड वर्क स्पेस एंड डिस्ट्रिक्ट फाइल एक्सेस, ये सब जो है वो हमारा इसका पार्ट है एक्सेस कंट्रोल बेसिक ऐप। अब क्या कि व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर मस्ट बी वेरीफाइड, किस चीज़ के लिए उसको मस्ट वेरीफाई किया जाना चाहिए। देखिए
डिजिटल सिग्नेचर यूजेस क्रिप्टोग्राफी टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ मैसेज। वेरिफिकेशन स्टेप में क्या है, चेक द पब्लिक की, इंश्योर द की मैचेज द सेंडर, और वैलिडेट द सर्टिफिकेट ऑथोरिटी, कन्फर्म इट्स फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। जब भी आप मान लीजिए डिजिटल सिग्नेचर बनवाते हैं ना, तो जो जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, वही बनाए। सर्टिफिकेशन ऑथोरिटी जो है वो जेन्यून है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो डिजिटल सिग्नेचर में चेक किया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, तो प्रिवेंट फर्जरी एंड इंश्योर डॉक्यूमेंट्स आर जेन्यून। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन मल्टी वैल्यूड, कुछ नहीं, इसमें याद रखिए, देखिए 4NF में ही मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आता है, ठीक है। ऐसे हम लोग 3NF पे पढ़ते हैं ना, 4NF पे जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ए टेबल स्टोर अ पर्सन्स फोन नंबर एंड अ हॉबीज इन वन रो, ठीक है। मान लीजिए ये लिखा और ये मान लीजिए सॉन्ग का है, ठीक है, और ये डांस भी लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या है, ये मान लीजिए एक पर्सन है, तो अब क्या होगा कि ऐसे नहीं करके ए टेबल स्टोर अ पर्सन्स फोन नंबर एंड हॉबीज इन वन रो लीडिंग टू डुप्लीकेशन। आफ्टर 4NF क्या होगा, सेपरेट टेबल फॉर फोन नंबर एंड हॉबीज लिंक्ड बाय द पर्सन ID। तो क्या होगा ना कि इसका नॉर्मलाइजेशन जब आप करेंगे तो आप सोचो एक बार, तो जो फ़ोन नंबर और हॉबीज़ है ना, उसका अलग टेबल बन जाएगा, ठीक है, और बाद में वहाँ पे उस ID को स्टोर कर लिया जाएगा एज फॉरेन की दूसरे टेबल में। 4NF मतलब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। एक आदमी का मोबाइल तो मल्टी वैल्यूड हो ही सकता है। व्हाट इज द कॉपीराइट एक्ट 1957 एम्पावरिंग कोर्ट, देखिए, द एक्ट गवर्न द राइट ऑफ क्रिएटर ओवर देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है। इशू इंजंक्शन, स्टॉप अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ कॉपीराइट मटेरियल, कन्फिस्केट इंफायरिंग मटेरियल्स, award damages, compensate copyright holder for losses and criminal penalties, imprisonment and fines of various violation। तो मेन इसका काम क्या था, जो हम कॉपीराइट एक्ट 1957 जो है वो क्यों आया था, तो एक तरीके से कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपका, आप मतलब ऐसा कुछ बनाए हैं, कुछ आविष्कार किए हैं, कुछ भी किए हो आप, तो वो आपका ही रहे, दूसरा उस पर अधिकार नहीं जाता है, ठीक है। व्हाट इज EFTS, EFTS होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है, ये होता है। तो ये मैकेनिज्म क्या है कि पैसे को जो है वो एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉनिकली भेजना, ठीक है ना। नेफ्ट, RTGS, IMPS, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, ये क्या है, देखिए, ठीक है, क्या है, गाइडलाइंस टू सेफगार्ड क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशंस, डिजाइंस एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। तो सेफगार्ड करने के लिए, मान लीजिए यदि किसी ने कोई इन्वेंशन किया है, किसी का कोई डिजाइन है, आगे चल के प्रोडक्ट बनाएगा उस पर, या आर्टिस्टिक वर्क है, उसको सेफगार्ड करने के लिए ये आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गाइडलाइंस, ठीक है। व्हाट इज पेनिट्रेटिव टेस्टिंग, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग हम लोग इससे पहले पढ़े थे, ठीक है ना, वहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा रहे थे ऊपर में। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि इसे सिमुलेटेड साइबर अटैक कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन अ सिस्टम। पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होता है कि साइबर अटैक को सिमुलेट किया जाता है, खुद से अटैक किया जाता है एक तरीके से, जिससे सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। व्हाट इज SFMS पोर्टल, तो SFMS पोर्टल क्या है, ये जो हमारा स्विफ्ट पढ़े थे ना, स्विफ्ट, उसी का इंडियन वर्जन है SFMS, ठीक है। सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IDRBT इन इंडिया, फैसिलिटी सेफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इनेबल फंड्स लाइक RTGS, NEFT एंड ट्रेड फाइनेंस, इंटीग्रेटेड विथ CBS फॉर स्मूथ ऑपरेशन। इंपॉर्टेंस क्या है कि इंश्योर सिक्योरिटी, इफिशियंसी, कंप्लायंस इन फिनेंशियल मैसेजिंग, ठीक है, इंडियन वर्जन है स्विफ्ट का ही। सेक्शन 85A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो डील्स विद द प्रिजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बीइंग ऑथेंटिक, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए इफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे मान लीजिए ईमेल है, कोई डॉक्यूमेंट है, फाइल है, यदि डिजिटल सिग्नेचर से वो साइन किया हुआ है, तो एज पर लॉ जो है वो क्या होगा कि उसको हम लोग वैलिड और जेन्यून मानेंगे, ठीक है। मतलब दिस प्रिजम्पशन इज मेड बिकॉज डिजिटल सिग्नेचर्स आर क्रिएटेड यूजिंग सिक्योर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। और फिर डिजिटल सिग्नेचर का भी तो अपना है सर्टिफिकेट, जो अथॉरिटी होता है, फिर वो भी तो ऐसे नहीं उसको ग्रांट किया जाता है लाइसेंस, फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ऑडिट होता है,
ठीक है। हर बार आप डिजिटल सिग्नेचर जब मिलाते हैं तो पब्लिक प्राइवेट की के अलावा जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका भी उसमें कोड देखा जाता है कि वैलिड जगह से ये बना है कि नहीं। तो 85A क्या हो गया कि प्रिजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बीइंग ऑथेंटिक इफ दिस इज साइंड विथ डिजिटल सिग्नेचर। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है वो ई मनी का क्या है, तो ई मनी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। सबसे पहले स्टोर डिजिटली हम कर सकते हैं कार्ड्स या वैलेट में, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लो कॉस्ट होता है, रिड्यूस रिलायंस ऑन कैश हैंडलिंग, ट्रेसेबिलिटी क्या है कि डिजिटली है तो वो आराम से उसको ट्रेस किया जा सकता है। डिजास्टर लाइफ साइकिल में जो है वो क्या क्या है, तो डिजास्टर लाइफ साइकिल में जो है ये 5 है, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन, ये याद रखना है। प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन, ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या है कि स्टेप टू रिड्यूस रिस्क, प्लानिंग एंड ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर, प्रिपेयर्डनेस मतलब, रेस्पॉन्स मतलब जैसे कुछ होता है तो आप कितना जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, रिकवरी तो रिस्टोर मतलब नॉर्मलसी में कितना जल्दी रिस्टोर हो जाएंगे, एंड मिटिगेशन मतलब कि लॉन्ग टर्म मेजर टू प्रिवेंट रिकरेंस, मतलब जो हो गया सो हो गया, अब आगे नहीं हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। What is cyber appellate tribunal appointed by? A tribunal to handle appeals related to cyber offenses and IT violations, उसके लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। और अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द IT एक्ट। साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो करता है, और उसको इम्पावर कौन करता है इसको अपॉइंट करने के लिए, तो ये IT एक्ट 2000 जो है इसको ये पावर देता है। पर्पस क्या है, तो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग साइबर क्राइम और पेनल्टीज। व्हाट इज डिगॉसिंग, डिगॉसिंग कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए आपका हार्ड ड्राइव है ना, तो जस्ट सिस्टम को ई वेस्ट करने जाते हैं तो हार्ड ड्राइव तो निकाल के रख लेते हैं, तो उस हार्ड ड्राइव में जो कंटेंट है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग डिगॉसिंग का यूज़ करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग यूज़ करते हैं, जो मैग्नेटिक पैटर्न से ही ना वो रहता है आपका स्टोर रहता है, तो उसको हटा देना, दैट इज डिगॉसिंग, ठीक है। इरेजिंग डेटा फ्रॉम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव और टिप्स। सेक्शन 85 इंडियन एविडेंस एक्ट, वही प्रिजम्पशन अभी जस्ट पढ़े थे ऊपर में ही। साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल अपॉइंटेड बाय, अभी इसको भी देख लिए थे। देखिए ये एक बार देख लीजिए कि जो ऑडिट लाइफ साइकिल है ना हाई रिस्क के लिए, ठीक है, उसमें क्या क्या है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले होता है प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 6 हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ज़्यादा है नहीं स्टेप। सबसे पहले हमारा प्लानिंग, तो आइडेंटिफाई हाई रिस्क एरियाज, डिफाइन ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कि भाई क्या करना है ऑडिट में, ठीक है। अब क्या है, रिस्क असेसमेंट, तो इवेल्यूएट पोटेंशियल रिस्क एंड देयर इम्पैक्ट, प्रायोरिटाइज एरिया रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, ठीक है, कि इमीडिएट अटेंशन कहाँ पे चाहिए। एग्जीक्यूशन है फिर कि कलेक्ट डेटा एंड परफॉर्म टेस्ट, रिपोर्टिंग है, एक बार जब सब कुछ हो गया तो फिर रिपोर्टिंग जब हो गया तो फॉलो। व्हाट इज ट्यूनिंग, ट्यूनिंग क्या होता है, ट्यूनिंग इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग अ सिस्टम और प्रोसेस टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, बस इतना ही याद रखिए, दिस इज ट्यूनिंग, ठीक है। सिस्टम या प्रोसेस को एडजस्ट करना, ऊपर नीचे करना, जिससे वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। जीरो डे अटैक क्या होता है, जीरो डे अटैक ये हुआ कि वैसा वल्नरेबिलिटी जिसके बारे में आज तक पता नहीं था, फर्स्ट टाइम उसको कुछ मान लीजिए अटैक हुआ तो पता चलता रहा ये उसके जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता, ठीक, जीरो डे अटैक। An attack exploiting a software vulnerability before it is known or fixed by the developer, that is zero day attack, ठीक है। की पॉइंट क्या है, तो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट और एज नो प्रायर पैचेज और डिफेंसेज एग्जिस्ट, रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन सच एज आइसोलेटिंग अफेक्टेड सिस्टम, तो ये हम लोग करेंगे जीरो डे अटैक में। व्हाट इज द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये क्या है, एक बार इसको देख लीजिए। देखिए, ए लॉ डिफाइनिंग द रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटिंग एविडेंस इन इंडियन कोर्ट्स, की कैसे इंडियन कोर्ट्स में एविडेंस को आप लाओगे, इनेक्टेड हुआ था 1872 में, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। IDS क्या है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। देखिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है कि जैसे मान लीजिए ट्रैफिक आ रहा होता है ना, ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे फायरवॉल है, तो वो ना इंट्रूजन जो भी है उसको डिटेक्ट करेगा बेस्ड ऑन सिग्नेचर या बेस्ड ऑन पैटर्न, ठीक है।
द सिक्योरिटी टूल दैट मॉनिटर नेटवर्क और सिस्टम फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी, ये दो तरह का होता है, नेटवर्क बेस्ड आईडीएस, होस्ट बेस्ड आईडीएस। तो मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, मॉनिटर स्पेसिफिक डिवाइस और सिस्टम जहाँ पे इसको लगा दे, दो तरीके होगा, नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड। फंक्शन क्या है, तो अलर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अबाउट पोटेंशियल थ्रेट, एग्जाम्पल डिटेक्टिंग मैलवेयर और अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। आईडीएस आजकल जो भी फायरवॉल आता है ना, उसमें ये आईडीएस और आईपीएस दोनों रहता है, डिटेक्शन भी और प्रिवेंशन भी दोनों, ठीक है। सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट क्या बोलता है, देखिए सेक्शन 67 जो है रिलेटेड है ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो दो है, फर्स्ट कन्विंसन और सब्सिक्वेंट, मतलब एक बार किए और दोबारा उसी में फिर से पकड़ेंगे तो क्या होगा। पहले में है 3 साल का सजा और 5 लाख रुपया, दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो सजा 2 साल से बढ़ के 5 साल हो जाएगा और पैसा लेकिन डबल हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, पहला बार में 3 साल का सजा और 5 लाख रुपया, दूसरे बार पकड़े जाएंगे तो 5 लाख रुपया और 10 साल का सजा हो जाएगा, सजा डबल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज कोबिट, कोबिट क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी इज अ फ्रेमवर्क फॉर आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। कोबिट क्या है, इज अ फ्रेमवर्क फॉर आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, बस इतना ही याद रखिए। कोबिट क्या है, फ्रेमवर्क फॉर आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। डेटा डिडलिंग क्या होता है, तो अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा ड्यूरिंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट और आउटपुट स्टेजेस। डेटा डिडलिंग क्या होता है कि डेटा को इनपुट करने के टाइम में या प्रोसेस करने के टाइम में या आउटपुट के टाइम में जो हम मॉडिफाई कर देते हैं, तो दैट इज डेटा डिडलिंग। नॉन रेपुडिएशन क्या होता है, ए यदि बी को कुछ भेजा है ना, तो ए डिनाई नहीं कर सकता कि हम नहीं भेजे हैं, उसका सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर पकड़ा जाएगा, दैट इज नॉन रेपुडिएशन, ठीक है। व्हाट इज डीबीए रेस्पॉन्सिबिलिटी, डीबीए का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो डेटाबेस डिजाइन, बैकअप रिकवरी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, तो ये सब जो है वो डीबीए का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। साइबर ट्राइब्यूनल जज और मजिस्ट्रेट हुईज, तो ये जो होता है वो होता है हाई कोर्ट के जज रैंक का आदमी होता है, ठीक है ना। साइबर एपलेट ट्राइब्यूनल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इस्टाब्लिश करता है अंडर आईटी एक्ट, और ये जो होता है वो कौन होता है, ओवर बाय जज विथ क्वालिफिकेशन सिमिलर टू अ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज के बराबर का आदमी जो है इसका हेड होता है। व्हाट इज आईएफएमएस, आईएफएमएस है इंटीग्रेटेड फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। ये होता है गवर्नमेंट फिनेंसेस इंक्लूडिंग बजटिंग, अकाउंटिंग, पेमेंट जो है उसको मैनेज किया जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी जो है फिनेंशियल ऑपरेशन में आता है। आप बस इतना याद रखिए, इंटीग्रेटेड फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज आरबीआई, आरबीआई क्या है, तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट मेथड फोकसिंग ऑन assessing and mitigating risk within an organization, is an audit method focusing on assessing and mitigating risk within an organization, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई करेंगे की रिस्क टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव, प्रायोरिटाइज एरियाज विथ हाई रिस्क एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर बेटर कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो रबिया क्या हुआ, तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। is an audit method focusing on assessing and mitigating risk within an organization, ठीक है। रिस्क को असेस करना और उसको मिटिगेट करना। व्हाट इज सीए और सीए, देखिए सीए मतलब सेंट्रल सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जो आपको डिजिटल सिग्नेचर इशू करता है ना। और सीसीए क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये सीए को रेगुलेट करता है, ये सीए को ये सीसीए रेगुलेट करता है, ठीक है। बस इतना सीए और सीसीए में। ऑडिट चार्टर में क्या है, तो ऑडिट चार्टर में ना एक्चुअली ऑडिट से रिलेटेड सब कुछ लिखा रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने दिन का होगा, स्कोप क्या होगा, ठीक है। तो सब कुछ ये ऑडिट चार्टर में जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर्पस क्या है, तो डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑडिट इन रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, स्कोप रहता है, ऑथोरिटी रहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ये सारा ऑडिट चार्टर में लिखा रहता है। ऑडिट चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द पर्पस, स्कोप, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। ऑडिट ट्रेल क्या है, देखिए ऑडिट ट्रेल क्या है, Audit trail is a chronological record of activity that have taken place within a system or network. It helps you track who did what and when, ensuring accountability and traceability. Audit trail एक तरीके से log है, log file,
लॉग फाइल, जिससे ये पता लग जाएगा ना कि सिस्टम में कौन क्या किया है नहीं किया है, ठीक है ना, सिस्टम में कौन क्या किया है नहीं किया है, तो वो इससे पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेक्शन 46 ऑफ आईटी एक्ट? सेक्शन 46 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है एड्रेसेस द रोल ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सीसीए। सीए हो गया सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इसको कंट्रोल करता है सीसीए, और सीसीए को बनाने वाला है एक तरीके से आईटी एक्ट 2000 जो है था उसके अंदर में ये बना था, ठीक है। तो सेक्शन 46 किससे रिलेटेड है? तो सेक्शन 46 बताता है कि भाई सीसीए का रोल क्या होगा, उससे रिलेटेड है। स्निफिंग क्या है? देखिए स्निफिंग क्या है, is the process of capturing and analyzing data packet traveling over a network. It's often used to intercept sensitive data like password और credit card detail, ठीक है। सिर्फ स्नीपिंग है, सिर्फ कैप्चरिंग और एनालाइजिंग डेटा पैकेट्स ओवर अ नेटवर्क, डेटा पैकेट को कैप्चर करना और इसको एनालाइज करना, दैट इज स्नीपिंग। ये दो तरह का है, पैकेट स्निपिंग, नेटवर्क स्निपिंग। पैकेट स्निपिंग में क्या है? कैप्चर ऑल डेटा ट्रैवलिंग ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क स्निपिंग में क्या होता है? मॉनिटर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। ISO 27001 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को कैसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये उससे रिलेटेड होता है। RBA अभी हम लोग देख लिए थे। अब लास्ट में क्या है कि व्हाट इज CYAT? तो ये होता है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू एजुकेट एम्प्लॉयज and users about the importance of cyber security, common threats and best practices for staying safe online, ठीक है। क्या है कि एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है एम्प्लॉय को एजुकेट करने के लिए, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें बताया जाता है कि साइबर सिक्योरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, कॉमन थ्रेट क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। इसमें फिशिंग अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, सेफ इंटरनेट प्रैक्टिस क्या है, इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे करना है, तो ये सब जो है वो कैट के अंदर में आता है, CYAT, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा कंप्लीट होता है। एक बात और देखिए, जैसे ना कल अभी हमारा एग्जाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर का या प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, जो 60 नंबर वाले एग्जाम है ना, या 50 नंबर वाले में भी मैं बस ये बोलूँगा, कल भी जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर एक सब्जेक्ट है ना जिसमें ना सब कुछ ही है। आप स्टार्टिंग से देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से लेकर के नेटवर्किंग डिवाइस से लेकर के IS ऑडिट से लेकर के कंट्रोल, सब कुछ ही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो कल एग्ज़ाम है, आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आप ना एग्जामिनेशन में 2 घंटे का ना पूरा टाइम लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से देख के पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि बड़ा क्वेश्चन है, ये सामने में आंसर है, लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो हम नहीं जवाब दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपने हमारा जो ऐप है, हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, उसमें जो मिक्स सेट है, जो हमारा लेक्चर है, और जो हमने और भी MCQs दिए हैं, उसमें हमने करीब 25 और सेट दिया हुआ है इसका पूछा हुआ रिकॉल्ड क्वेश्चंस का। आज वाला जो है हम लोग अभी थोड़ा सा ये हो रहे थे तो बहुत फास्ट हमने अभी कवर किया। तो ऐसे 25-30 और मॉक टेस्ट अलग से भी है, मतलब वीडियो मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड किसी में नहीं है, उसमें मैंने सिर्फ वो PDF बना के छोड़ दिया हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि यदि आपने सारा मटेरियल्स देखा है तो यू शुड गेट 70+ मार्क्स, ठीक है ना। 70+ मार्क्स सभी को मिलेगा जिसने भी अच्छे से पढ़ा है, देखा है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में जो है वो पूरा टाइम लीजिएगा, 60 मतलब 2 आवर है, 2 आवर पूरा टाइम लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पैसे तो दिए हैं 2 आवर के लिए। आप 2 आवर में करो नहीं करो, ठीक है, तो उतना ही करना है, लगना है। 2 आवर में बैठ ही जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जरूर देखेंगे और क्वेश्चन पे टाइम दीजिएगा, टाइम दे के आराम से बनाना है, और आराम से पास होता है लोग, बहुत सारे लोग आराम से होंगे, ठीक है। और कुछ भी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप हमें बताइएगा, ठीक है ना। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, दिस योर नंबर अगेन, ठीक है, थैंक यू।